जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, आज की क्लास का क्या कहता है। कहता है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेख स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो धामेख स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। और किसने करवाया था? ये साथियों इसका निर्माण शुरू करवाया था अशोक ने। अशोक ने इसका निर्माण की नींव रखी थी, लेकिन साथियों ये पूरी तरीके से बनकर जो है गुप्त काल में तैयार हुआ था। निर्माण तो शुरू करवाया अशोक ने, लेकिन ये पूरी तरीके से गुप्त काल में तैयार हुआ। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो जैन धर्मों से संबंधित पालीताड़ा मंदिर ये साथियों कहां पर है? ये गुजरात राज्य के भावनगर जिले में है। गुजरात राज्य के भावनगर जिले में है। और साथियों इसका निर्माण कुमारपाल सोलंकी ने करवाया था। कुमारपाल सोलंकी नाम के व्यक्ति ने करवाया था और 11वीं शताब्दी में करवाया था। और साथियों जो ये शहर है पालीताना जो शहर है ये पालीताना पे बना हुआ है। पालीताना शहर जो है इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राट के काल क्रम को सही क्रम से दर्शाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले साथियों मुगल साम्राज्य के जो साथियों प्रसिद्ध शासक हैं उनको याद रखने की एक ट्रिक है जो साथियों क्या होता है? भाजशाह। क्या होता है? भाजशाह हो जाता है। बी से हुआ बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो यहां देखिए बाबर और हुमायूं किसी ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं लेंगे। सीधा अकबर से स्टार्ट है, सीधा अकबर से। तो अकबर के बाद आना चाहिए जहांगीर, अकबर के बाद क्या आना चाहिए? जहांगीर। और अकबर के बाद जहांगीर केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि देखिए भाजशाह का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां और ए का मतलब औरंगजेब। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई? किसकी? तो टोटल साथियों एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुए वो 4 संख्या में हुए, मतलब उनकी संख्या 4 थी। बात करें चौथे की, चौथे में साथियों टीपू सुल्तान मारा गया। कौन मारा गया? टीपू सुल्तान की हत्या हो गई। और साथियों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1798 और 99 के बीच में हुआ था। 1798 से 99 के बीच में। और ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। और साथियों जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में। बात कर ले पहले, दूसरे, तीसरे की, तो साथियों जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो साथियों कब हुआ? वो हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ। यानी कि ये 2 साल चला। ठीक है, ये 2 साल चला। और बात कर ले दूसरे की, जो दूसरा युद्ध था, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो साथियों ये लड़ा गया था। पहला किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली बोले तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें हैदर अली ने साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। बात कर ले दूसरे की, दूसरा साथियों कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1780 से 84 तक चला। यानी कि 1780 से 84 यानी कि 4 साल चला।
और ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। और ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसी का मुख्य रूप से विजेता कोई नहीं रहा। ठीक है, और आगे तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा तीसरा जो है ये साथियों कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1790 1790 1790। यहां पे 17 तो मैंने लिखा ही नहीं, 1790 और 92 के बीच में 2 साल चला। ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय रही और साथियों टीपू सुल्तान हार गया, और जिस कारण चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ये सभी चीजें याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में कौन सा कालानुक्रम सही है? यहां पर देखिए कहता है असहयोग आंदोलन, उसके बाद सैन्य विद्रोह, उसके बाद चंपारण आंदोलन, फिर बंगाल विभाजन। तो कौन सा पहले हुआ? कालानुक्रम बताना है साथियों, समय क्रम के अनुसार इनको रखना। असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो यहां पर देखिए साथियों सबसे पहले कौन हुआ? सिपाही विद्रोह या फिर सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह सबसे पहले हुआ। सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसी को सैन्य विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ? ये हुआ साथियों 1857 में। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कब हुआ? 1857 में इसका शुरुआत हो गया था। ठीक है, और बात करें साथियों फिर उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। ठीक है, ये 1905 हो गया। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूं, चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन हुआ। ठीक है, उसके बाद कब हुआ? ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तभी वहां पर गए थे, उसी कारण ये आंदोलन हो गया और किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। बात कर ले असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन की अगर बात कर ले, असहयोग, तो ये असहयोग हो जाएगा। ये कब? ये साथी वैसे 1920 को स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 22 तक चला। चाहे हम 1920 को मान ले, चाहे 1922 को, तो यहां पर तो सबसे बाद में ही आएगा। तो सबसे पहले साथियों क्या चीज हुआ? सबसे पहले सैन्य विद्रोह। तो इसमें सैन्य विद्रोह सबसे पहले नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां भी सैन्य विद्रोह नहीं तो ये भी नहीं होगा, यहां भी नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे पहले सैन्य विद्रोह। ऑप्शन डी में देखिए, जैसा मैंने लिखा बढ़ते हुए क्रम में वैसा ही लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 6 नंबर क्या कहता है, ये रहा। कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो किसमें भैया? मनी बिल को किसमें परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 में। और मनी बिल का मतलब क्या होता है? मनी बिल का मतलब होता है धन विधेयक। धन विधेयक को किसमें? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आगे अगर बात कर ले 115 में, 115 में अगर हम बात कर लेते हैं, तो 115 अनुच्छेद 115 में संसद को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने की शक्ति देता है। जो अनुच्छेद 115 है, संसद को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने की शक्ति देता। बात कर ले 113 की, तो 113 में साथियों संसद के द्वारा सरकारी खर्चा के प्रस्ताव रखे जाते हैं, और 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जबकि धन विधेयक को परिभाषित किया गया 110 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा आपके सामने ही उपस्थित है पहले से ही। कहता है कमल किस राज्य का राज्य पुष्प है? तो कमल साथियों जो है ये कई राज्यों का राज्य पुष्प है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में कर्नाटक दिया गया। कर्नाटक का राज्य पुष्प क्या है? कमल है। और इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य का हो जाता है, इसके अतिरिक्त हरियाणा, और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर। ये तीनों राज्य का साथियों क्या है, ये तीनों राज्य का जो है राजकीय पुष्प जो है वो साथियों कमल हो जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक। बात कर ले उड़ीसा की, तो उड़ीसा का हो जाता है अशोक पुष्प। क्या हो जाता है, अशोक पुष्प। तो ये अशोक पुष्प हो जाता है, ये भी याद रखेंगे, अशोक पुष्प। ये हो गया अशोक पुष्प। और मणिपुर का पंजाब का अगर बात कर लें, तो पंजाब में साथियों एक ग्लेडियोलस नाम का एक पुष्प होता है, वही होता है ग्लेडियोलस। ये हो गया ग्लेडियोलस। ठीक है, ग्लेडियोलस नाम का एक पुष्प होता। और मणिपुर में अगर हम बात कर लें, मणिपुर में तो ये सुरुई पुष्प होता है। क्या, सिरुई नाम का एक पुष्प होता है, सिरुई नाम का एक पुष्प होता है, वही होता है। और पंजाब में ग्लेडियोलस, यहां पर लिख दे अगर दिक्कत है, ग्लेडियोलस। ये हो गया ग्लेडियोलस। ठीक है, ग्लेडियोलस नाम का पुष्प जो है वो पंजाब का राजकीय पुष्प है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। और कमल साथियों 3 राज्यों का है, कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों ये रहा। क्या कहता है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये साथियों रूस, यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। आयरलैंड को साथियों, आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व। और यूएसए से तो आप जानते हैं क्या क्या, मौलिक अधिकार, ये सभी चीजें वहीं से लिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा। कहता है द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब ये होता है कि साथियों जहां पर साथियों जो वो है सरकार या फिर जो भी कह ले मुख्य, द्विसदन का मतलब होता है कि 2 विभाग हो जाएंगे, एक हो जाएगी विधानसभा, एक हो जाएगी विधानसभा, और एक क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी विधान परिषद। एक हो जाएगी विधानसभा और एक हो जाएगी विधान परिषद। ये 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, 2 भागों में बट जाएगा। और साथियों इसके अतिरिक्त क्या होगा, जो विधानसभा होगा ये निम्न सदन होगा और विधान परिषद उच्च सदन होगा। तो क्या है, विधेयकों को 2 अलग विधान भाव में बांटा जा सकता है। सीधा विधेयक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, जिसमें विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदस्य होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। कौन? देश का प्रधानमंत्री होता है। और इस समिति का गठन 3 मई 2005 को किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? साथियों सभी लोग आप जानते हैं कि ग्रह जो हैं, कुछ ग्रह अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी पथ का, जिस पर वे चक्कर लगाते हैं, वो पथ कैसा है, किस आकार का है? वो साथियों अंडाकार होता है। कैसा? अंडाकार होता है। आपको अगर हम बताना चाहें, मान लीजिए आप ये साथियों क्या है, ये मान लीजिए सूर्य है, छोटा सा ये मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, ये छोटा सा आपको मान लेना सूर्य है। और इसके चारों ओर ऐसे पथ पर भैया ग्रह या पृथ्वी अन्य ग्रह गति करते। तो ये गति जो हो गई, ये पथ हो गया, ये अंडाकार हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? गुआ खान, तो साथियों झारखंड की जो गुआ खान है, इसमें लौह अयस्क ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ये लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, और साथियों सबसे पहले यहां पर ज्यादा मात्रा में क्या खोजा जाता है? यहां पर हेमेटाइट अयस्क का उत्खनन ज्यादा किया जाता है। हेमेटाइट
ये साथियों स्थित कहाँ है? ये झारखंड की गुआखान जो है सिंहभूमि जिले में स्थित है। कहां पर? झारखंड के सिंहभूमि जिले में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? सीधे तौर पर आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कितना साथियों मात्रा है, ये बताना। तो ये होता है 0.03%, 0.03%। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। ये सभी चीजें आप जानते थे। आगे देखिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न साथियों महत्वपूर्ण हो जाता है, जो 14 नंबर है। कहता है कि कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? कौन सा जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो ये हो जाता है NH44। NH44 नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग है। और साथियों इसका पहले नाम क्या था? इसका सबसे पहले नाम था NH7। NH7 सबसे पहले इसका नाम था, बाद में आगे चलकर इसका नाम बदल करके NH44 रख दिया गया। और इसका दूरी कितना है? ये साथियों कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्याप्त है। और इसका दूरी की अगर बात कर लें, दूरी, तो इसका जो दूरी होता है कितना लंबा है? ये होता है 3745 किलोमीटर साथियों इसका लंबाई है। तो ये इसके साथ देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। ठीक है, 3745 किलोमीटर। देखते हैं अगला। कहता है, अगला देखिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हुआ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो बात कर ले घास का मैदान कौन नहीं है। ये सवाना की बात करते तो ये साथियों अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। जबकि बात कर ले स्टेपी की, स्टेपी जो साथियों है ये यूरोप और एशिया के जैसे देशों में शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता। और बात कर ले प्रेयरी की, प्रेयरी जो है साथियों ये अमेरिका जैसे देशों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जबकि फेन ये कोई घास का मैदान नहीं होता। जब ये घास का मैदान नहीं है तो ये क्या है? ये साथियों एक प्रकार का दलदल है या कीचड़ जैसी भूमि है, आर्द्र भूमि। ठीक है, दलदल मानकर चलेंगे। देखते हैं आगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि कौन सा क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र जो है साथियों कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? बात कर ले साथियों सबसे बड़ा साधन जो कृषि है देश में, और उसके बाद जो है वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग इससे साथियों जो है दूसरा नंबर का सबसे बड़ा है जो वस्त्र उद्योग। इसमें साथियों क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कपड़े निर्माण किए जाते। और ऐसी बेरोजगारी में वस्त्र उद्योग जो कंपनियां हैं वो अत्यधिक मात्रा में साथियों रोजगार दिए हुए हैं लोगों को। तो इसीलिए इसको दूसरा सबसे बड़ा साथियों देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है कृषि के बाद। और इसके अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी एवं जूट सभी प्रकार के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। देखते हैं आगे। आगे कहता है अर्थशास्त्र में NDP का पूरा नाम क्या होता है? अर्थशास्त्र में NDP का पूरा नाम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन में क्या होगा? तो साथियों यदि औसत उत्पादन घटेगा तो साथियों यदि औसत उत्पादन घटेगा तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? यह सीमांत उत्पादन जो है ये औसत उत्पाद से कम हो जाएगा। अगर कहीं बढ़ता, अगर औसत उत्पाद बढ़ता तो ये साथियों औसत उत्पाद से अधिक हो जाता। कौन? सीमांत उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है निम्न में से
किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत सरल आ गया, दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। अगर बात कर ले ओणम की, ओणम साथियों एक फसल उत्सव है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? केरल राज्य में। और पोंगल की बात कर ले, पोंगल भी एक फसल उत्सव है, यह साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता। और दीपावली तो आप जानबे करते हैं कि पूरे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑप्शन डी सही जवाब होता है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? कहता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने मार्च को मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये सभी चीजें आप लोग जानते होंगे। और ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय यानी कि विश्व महिला दिवस। अगर आपसे पूछ लेता है राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या पूछ लेता है? राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछ ले तो आपको कितना लगाना पड़ेगा? राष्ट्रीय महिला दिवस लिख ही देते हैं पूरा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को, 13 फरवरी को। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है? पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो भैया देखिए, सबसे पहली बात तो ये पुलित्जर पुरस्कार है, ये अमेरिका का एक पुरस्कार है जो कि साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता। इसकी शुरुआत 1917 में हुई। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। कहां पर? अमेरिका में हुई। और यह पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। 1937 में गोविंद बिहारी लाल साथियों पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, कब? 1937 में। यह भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं बोले तो वो गलत है। तो देखिए यहां पर पहला कथन कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात हो गया, 5 अस्थायी सदस्य होते। अब आगे देखिए बी, संयुक्त राष्ट्र यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं। बिल्कुल सही बात, 6 आधिकारिक भाषाएं। और कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष। यही तो गलत हो गया, यहां पर 5 वर्ष नहीं, ये होता है 9 वर्ष का। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। तो ये हो गया गलत। और जो गलत है वही आपका उत्तर है, जो गलत है वही आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। बात कर ले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश, तो बिल्कुल सही ये भी हो जाता। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है, जो कि यही गलत है, बाकी सभी सही है। आगे देखिए, ये प्रश्न साथियों बेहतरीन है। कहता क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम कहां से आया, कहां से रखा गया, किस तरीके से रखा गया, ये बताना है। तो देखिए साथियों क्या कहता है? चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर। यह प्रश्न साथियों आपको फंसा सकता था, लेकिन हम आपको बता देते। सबसे पहली बात, ये चाइना मैन शैली क्या होती, चाइना मैन क्या होता है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो साथियों उल्टा हाथ से गेंद कराता है, गेंदबाजी करता है बाएं हाथ से, अगर वो स्पिनर जो है वो उंगलियों के बजाय अपनी कलाई से गेंद को घुमाता है, तो वो साथियों चाइना मैन गेंदबाज कहलाता है। क्या? चाइना मैन गेंदबाज कौन कहलाता है? जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो अगर उंगलियों के बजाय अपनी कलाई से गेंद को घुमाए तो वो चाइना मैन गेंदबाज कहलाता है। और इस शैली का नाम एक चीनी मूल के वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर रखा गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एलिस अचांग। क्या नाम था? एलिस, यहां पर लिख देते हैं, एलिस अचांग नाम के गेंदबाज कर रखा गया था, एलिस अचांग। और ये कब रखा गया था? ये 1930 में रखा गया था। ये वहां पर चांद बिंदु 1930 में रखा गया था। यह बेहतरीन प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा।
क्या कहता है? कहता हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? साथियों, जो अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का एक विश्वविद्यालय था वो हैदराबाद में था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में उसका उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाता है सही जवाब। किसने उद्घाटन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न जो है साथियों 25 नंबर, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। और साथियों आज तक हम आपको सरल प्रश्न देते थे, ये सरल प्रश्न होमवर्क के तौर पर नहीं है। ऑप्शन जो है इसका बताना है। ठीक है, कौन सा? डायरेक्ट ऑप्शन बताना, होमवर्क के तौर पर है। ठीक है, अब बात कर ले इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखिए, एक आपसे गुजारिश है, एक जो है आपसे गुजारिश है साथियों। क्या गुजारिश? अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा कर दीजिए लाइक, और साथियों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे जो हमने आपको लिए होमवर्क के तौर पर दिया है। और साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी साथियों ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके। आपने देखा कि हमने बिना बकवास किए हुए आपको सीधे पढ़ाया, कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, और साथियों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, अगर आप इसका पीडीएफ साथियों प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।